अब ये इकोसिस्टम के ऊपर सेकंड लेक्चर है। इसमें क्लाइमेटिक फैक्टर की दूसरी क्लाइमेटिक फैक्टर जितने भी हैं वो 3 थे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में 5 फैक्टर्स थे जो हमने कल किए थे। अब नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट के जो फैक्टर्स थे वो 3 थे। एक क्लाइमेटिक फैक्टर जो हमने कर लिया। अब हम दूसरा कर रहे हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है वो सिमिलर नहीं है थ्रू आउट द सरफेस। अर्थ की सरफेस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की है, मतलब डिफरेंसेस हैं। ये जो स्टडी है, पढ़ाई है अर्थ के सरफेस टेक्सचर की, कि अर्थ का सरफेस टेक्सचर कैसा होता है। अर्थ के सरफेस टेक्सचर की जो पढ़ाई है कि अर्थ का सरफेस टेक्सचर कैसा होता है, इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। किस चीज को टोपोग्राफी कह रहे हैं? अर्थ का जो सरफेस टेक्सचर है जो सेम नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग जगह का, इसको हम कह रहे हैं टोपोग्राफी। हर रीजन पे अर्थ का सरफेस एरिया, उसका टेक्सचर अलग हो जाता है। कहीं पे मिट्टी खुरदुरी सी होती है, कहीं मिट्टी नरम होती है, कहीं मिट्टी सख्त होती है, कहीं जमीन सख्त होती है। कोई ऊंचे एरिया में जमीन को छू के देखें आप तो कैसी नजर आती है आपको। इसका मतलब है हर एरिया में, एरिया टू एरिया या रीजन टू रीजन, अर्थ का जो सरफेस टेक्सचर है वो चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं होता। इसकी वजह से, टोपोग्राफी की वजह से, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिजम्स का, कि किस जगह पे कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, किस जगह पे कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। इसके अलावा चाहे प्लांट्स हो वो भी मुख्तलिफ हो जाते हैं, चाहे एनिमल्स हो वो भी मुख्तलिफ हो जाते हैं, जैसे जैसे सरफेस टेक्सचर बदलता है वैसे वैसे। टोपोग्राफी जो है, ये टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं, उनमें भी 3 बातें हैं। एक एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एक स्लोप, ढलान, और एक एक्सपोजर। एक्सपोजर से मुराद है कि कितना एरिया ऐसा है जहां पे चीजें पड़ रही हैं, लाइट पड़ रही है, हवा है कितनी चल रही है, कितना एक्सपोज्ड है, खुला हुआ कितना है। अब एल्टीट्यूड जो है, ऊंचाई, जितना ज्यादा आप ऊंचे जाते जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर कम होता जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, बारिशें ज्यादा होंगी, रेडिएशन ज्यादा होगी, वहां पे विंड की रफ्तार, हवा की रफ्तार ज्यादा तेज चलती होगी। इन तमाम चीजों की वजह से वहां पे अगर आप पौधे देखो या जानवर देखो तो कैसे होंगे? मुख्तलिफ, दूसरी जगहों के मुकाबले में। तो हर एक एल्टीट्यूड पे जब ये चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, हवा की रफ्तार, बारिशों का होना, रेडिएशन का होना, सनलाइट का पड़ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम होना या ज्यादा होना, इसकी वजह से वहां पे पाए जाने वाले पौधे और जानवर मुख्तलिफ हो जाते हैं दूसरी जगहों के मुकाबले में। तो एल्टीट्यूड जो है वो असरअंदाज होता है इकोसिस्टम पे। और एल्टीट्यूड किस में आता है? टोपोग्राफिक फैक्टर्स में आता है। फिर नेक्स्ट है स्लोप, ढलान। जितनी ज्यादा ढलान होगी उतना ही अफेक्ट आएगा अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन देम। जितनी रेडिएशन पड़ रही है, जितनी ज्यादा ढलान है, जितना ज्यादा कर्व है जो एरिया, उतनी ज्यादा रेडिएशन है वहां पे। जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर्स हैं, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर्स हैं अर्थ के, उनके 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ फेसिंग होता है और एक नॉर्थ फेसिंग होता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के 2 पोल्स होते हैं या स्लोप्स होते हैं, एक नॉर्थ को फेस कर रहा होता है और एक साउथ को फेस कर रहा होता है। जो साउथ को फेस कर रहा होता है वो रिसीव करता है ज्यादा सनलाइट, और जो नॉर्थ को फेस कर रहा होता है स्लोप, वो रिसीव करता है कम सनलाइट। इसी वजह से नॉर्थ फेसिंग स्लोप जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का, वो ज्यादा ठंडा होता है। वहां बर्फ जमीन से 5-5 फीट ऊपर तक पड़ी हुई होती है।
इसी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से, मतलब ढलान की वजह से नॉर्थ और साउथ फेस अलग अलग है, जिसकी वजह से सनलाइट अलग अलग तरह से पड़ रही है, एक जगह ज्यादा एक जगह कम। जिस जगह कम पड़ रही है वहां ज्यादा ठंड है, जिस जगह ज्यादा पड़ रही है वहां थोड़ी गर्मी है, मॉडरेट टेम्परेचर है। तो पौधे और जानवर भी मुख्तलिफ हो गए, स्लोप की वजह से मुख्तलिफ हो गए यहाँ पे। और जो जगह जितनी ज्यादा स्टीपी होगी, स्टीपनेस का मतलब ढलान, जो जगह जितनी ज्यादा स्टीपी होगी यानी कि जितनी ढलान होगी किसी जगह, वहां पे उतना ही मुश्किल होगा कि पानी जमीन पे रुके, पानी बह के नीचे आ जाएगा। और अगर पानी ही नहीं रुकेगा किसी जगह पे, तो वहां पौधों को ग्रो करने के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना होगा। तो वहां पे पौधों की ग्रोथ, दरख्तों की ग्रोथ एज सच नहीं हो पाती, क्योंकि उस जगह पे पानी नहीं ठहरता, और पानी नहीं ठहरेगा तो मिनरल और आयंस नहीं ठहरेंगे। तो ज्यादातर उन जगहों पे जो पौधे होते हैं, यानी कि ज्यादा स्टीपी सॉइल जो होती है, वहां जो पौधे होते हैं वो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कम पानी में भी डेवलप हो सके, जो अपने अंदर मॉडिफिकेशन या एडेप्टेशंस करते हैं। फिर तीसरी चीज है एक्सपोजर, मतलब कितना खुला हुआ है कोई एरिया। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जो एक्सपोजर होता है सन का और हवा का, वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से जो वहां पे वेजिटेशन होती है, यानी कि जो पौधे डेवलप होते हैं एल्टीट्यूड के ऊपर, वो मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपोज नहीं होते या आप यूं कह लें लेस एक्सपोज होते हैं सन से और हवा से। क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाते हैं आप, वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस होता जाता है, कम होता जाता है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से वहां पे ठंड होगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि सन से आ रही है, वो पहुंच नहीं पाएगी उस जगह। जब एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो पौधे फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? फिर ऐसे जो एरिया होते हैं वहां पे एनिमल्स होते हैं, ज्यादा एनिमल्स उन जगहों पे होते हैं जो एरिया ज्यादा एक्सपोज होता है, और उन जगहों पे एनिमल्स कम होते हैं जो एरिया लेस एक्सपोज होता है, यानी कि जहां पे लेस सनलाइट फॉल कर रही है। तो एक्सपोजर से मुराद ये थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है टोपोग्राफी के बाद, वो है एडाफिक फैक्टर। एडाफिक फैक्टर, EDAPHIC, एडाफिक फैक्टर। एडाफिक फैक्टर जो नेक्स्ट चीज है वो एडाफिक फैक्टर है। एडाफिक फैक्टर जो हैं ये क्या होते हैं? कंडीशन और कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की कंडीशन कैसी है और उसकी कंपोजिशन कैसी है, मतलब किन किन चीजों से मिलके बनी है सॉइल। कंडीशन एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एडाफिक फैक्टर। कि कैसी है कंडीशन, हालत कैसी है मिट्टी की, किस चीज से मिलके बनी है मिट्टी, इसको हम क्या कहते हैं? एडाफिक फैक्टर। और जो साइंटिफिक स्टडी है, मतलब जो पढ़ाई है मिट्टी की, उसको कहते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी, PEDOLOGY, पीडोलॉजी। यहाँ पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये अंडरलाइन भी हुआ है पीडोलॉजी। ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं पीडोलॉजी। सॉइल जो है, मिट्टी जो है, ये लिंक है किसके दरमियान में? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में। किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मतलब जमीन पे जो इकोसिस्टम पाए जाते हैं, उनमें जो लिंक है आपस में लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का, वो कौन बना रहा है? मिट्टी। मिट्टी जो फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है दो प्रोसेसेस पे। एक का नाम है वेदरिंग, जिसमें कोई बड़ा पत्थर, बड़ी सी चट्टान टूट जाती है, छोटे छोटे साइज के पत्थरों में वो टूटते हैं फिर, और सिंपलर पार्टिकल्स में। या फिर कोई स्मॉलर पार्टिकल है, वो टूटता है, डिकम्पोज होता है, और वो मिट्टी बना लेता है। तो जो वेदरिंग है
वेदरिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कोई बड़ा सा पत्थर टूट के छोटे साइज के पत्थर में वो और छोटे, वो और छोटे, वो और छोटे, अल्टीमेटली क्या बन जाती है, मिट्टी फॉर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। सॉइल जो डेवलप हो रही है, सॉइल की जो डेवलपमेंट है, मिट्टी का जो बनना है, मिट्टी के बनने को कहते हैं पीडोजेनेसिस। मिट्टी के बनने को कहते हैं पीडोजेनेसिस। जेनेसिस के मायने होते हैं फॉर्मेशन, पीड के मायने हैं मिट्टी, तो पीडोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का बनना। और वो कैसे हो रहा है, बाय वेदरिंग, पत्थरों के टूटने से हो रहा है। तो जब पत्थर टूटते हैं ये मिट्टी बनाते हैं। अगर आप देखें तो जितने भी पौधे हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, मिट्टी पे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। जानवर किस पे चलते हैं, मिट्टी पे। मिनरल, आयन, पानी सब कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, मिट्टी से। इस वजह से मैंने कहा ये कनेक्शन है। फिर यही मिट्टी से गैसेस निकल के जा रही हैं हवा में, इसीलिए मैंने कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के दरमियान में लिंक है ये। तो यहां तक सारे एबायोटिक कंपोनेंट थे जो पूरे हो गए। अब है बेटे बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मैंने आपसे कहा था वो तमाम चीजें जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर तमाम लिविंग थिंग्स आती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के, वो लिविंग थिंग्स हैं जो कि अपना नरिशमेंट जो हासिल करते हैं उसकी बेस पे डिवाइडेड हैं। एक वो हैं जो अपना नरिशमेंट खुद बनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और एक वो होते हैं जो अपना नरिशमेंट खुद नहीं बना सकते, किसी और से ले रहे हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। तो दो तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। एक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं ऑटोट्रॉफ। और एक वो है जो खुद नहीं बना रहे, उनको कह रहे हैं हम हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं इसमें। और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन है, इसमें मोस्टली प्लांट्स हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना पा रहे हैं। इसको डिवाइड किया हुआ है तीन हिस्सों में। एक को कह रहे हैं हम प्रोड्यूसर्स, एक को कह रहे हैं कंज्यूमर्स, और एक को कह रहे हैं डीकंपोजर। तीन तरह से क्लासिफाई किया इसको। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मेनली ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, जो कि पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं। जो सनलाइट आ रही है ये इस्तेमाल करते हैं ये सारे पौधे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ये यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। या हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं, ये भी सनलाइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें क्लोरोफिल होता है जो कन्वर्ट करता है सन से जो लाइट आ रही है उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपना फूड बना सकें, अपना खाना बना सकें बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट जो हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा पौधे जो हैं या प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोटीन्स भी बनाते हैं और दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस भी बनाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनसे लेके प्रोटीन और दूसरे सब्सटेंसेस भी बना रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स तो ये थे। दूसरे कौन है प्रोड्यूसर्स के बाद, कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स हम किनको कहते हैं, हर उस ऑर्गेनिज्म को कंज्यूमर कहते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, किसी और से ले रहा है, जैसे एनिमल्स। ऑन द मोड ऑफ देयर फीडिंग, खाने की बेस पे कंज्यूमर्स को क्लासिफाई किया हुआ है तीन टाइप्स में, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स नॉर्मली हर्बीवोर्स होते हैं, घास खाने वाले जानवर जो यूजुअली पौधों को खाते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स हैं जैसे ग्रास हॉपर है, लीफ हॉपर है।
एनिमल है जैसे गोट है, शीप है, काव है, रैबिट है, माइस है, डेयर है। ये सारे जो हैं इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन यूनिसेलुलर एनिमल को कहते हैं। क्रस्टेशियंस हैं, हर्बीवोरस फिशेस हैं, बहुत सारी मछलियां हैं जो इस कैटेगरी में एक्वेटिक इकोसिस्टम में है और इस कैटेगरी में आती हैं प्रोड्यूसर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो हर्बीवोर्स हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर वो एनिमल हैं जो नॉर्मली कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं और इसमें ओमनीवोरस एनिमल्स भी आते हैं, हम भी आते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं या ओमनीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि गोश्त खाते हैं। ओमनीवोरस एनिमल वो होते हैं जो गोश्त भी खाएं और सब्जियां भी खाएं, जिसमें हम आ गए। जो कार्निवोरस एनिमल है सेकेंडरी कंज्यूमर में, उसमें फ्रॉग है जो ग्रास हॉपर को खाता है, कार्निवोरस फिश है जो दूसरी फिशेस को खाती है। अब नेक्स्ट है टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स में ये वो कंज्यूमर्स होते हैं इकोसिस्टम के जिसमें प्रीडिएटर एनिमल्स आते हैं, शिकारी जानवर आते हैं जो अपना फूड हासिल करते हैं शिकार करके अपनी प्रे को। ये जो एनिमल्स हैं वो एनिमल टर्शियरी कंज्यूमर्स में रखे जाते हैं विच कैन नॉट बी ईटन बाय अदर एनिमल्स, जिनका शिकार नहीं हो सकता, कोई दूसरा जानवर उनका शिकार नहीं कर सकता, वो आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स में। विच कैन नॉट बी किल्ड बाय अदर एनिमल्स, जिनको दूसरे एनिमल्स उन्हीं जैसे, दूसरे एनिमल उनके जंगल में, जैसे एक एनिमल जैसे शेर है, अब कोई और एक जानवर जंगल का उसका शिकार नहीं कर सकता, उसको मार नहीं सकता, तो वो एनिमल आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर में। हाँ, वो अलग बात है कि उनके मरने के बाद उन पे जानवर आके जानदार लग जाते हैं या जानवर उसका गोश्त खा जाते हैं दूसरे जानवर मरने के बाद, वो एक अलग बात है। अब प्रीडिएटर एनिमल्स में ऐसे टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, ईगल्स हैं, ये आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स में। आखिर में डीकंपोजर्स हैं, इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, जो नॉर्मली फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के डीकंपोजर एक ही है, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये अपनी नीड ऑफ एनर्जी को पूरा करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से, जो ऑर्गेनिज्म मर जाता है उस पे लगते हैं और उससे अपनी एनर्जी की नीड को पूरा करते हैं, उसको तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उसमें से जितनी एनर्जी चाहिए वो रखते हैं, बाकी सारी की सारी एनर्जी रिलीज कर देते हैं जमीन पे या हवा में। यही वो जानदार हैं जिनकी वजह से रिसाइकलिंग हो पा रही है। रिसाइकलिंग से मुराद है चीजें वापस रिटर्न हो पा रही हैं एटमॉस्फेयर में जहां से उन चीजों को हासिल किया था किसी जानवर ने। तो बेटे ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स थे और इकोसिस्टम यहाँ पे पूरा हो गया हमारा।